डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिएक्शन आइसोकोर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सम आयतनीय अभिक्रिया समीकरण। जैसा कि हम पूर्व में देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि डिक्रीज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इज द मेजर ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि जो मानक मुक्त ऊर्जा के अंदर कमी जो होती है वो साम्यावस्था के माप का परिमाण होती है। इसे हम इस समीकरण के द्वारा भी दर्शा सकते हैं कि डेल्टा Z0 इज इक्वल टू माइनस RT ln KP। यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड जो टर्म है ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टेट्स है, यानी मानक अवस्था है। मानक अवस्था का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर एक वायुमंडल है, अभिकारक और जो उत्पाद है उसकी मानक अवस्था है, यानी कि वो उनका जो मान है वो एक वायुमंडल है। इसका तात्पर्य ये हो गया कि आदर्श व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, दे बिहेव आइडियली है। राइट हैंड साइड के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर दो टर्म है, एक तो है टेम्परेचर, दूसरा है केपी। आर तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ये जो दोनों ही टर्म है ये दोनों ही प्रेशर के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं, दाब के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं। इस स्थिति के अंदर हम इक्वेशन नंबर 1 को अवकलित कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, दाब के सापेक्ष में। समीकरण 1 को अगर हम अवकलित करेंगे स्थिर दाब पर, तो हम इस प्रकार से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। इफ इक्वेशन 1 is differentiated with respect to the temperature at constant pressure, then equation number 1 may be written as so delta G0 by del T। अब इसको हमने T के साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, सो दैट वुड बी इक्वल टू, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास दो टर्म है, एक तो है T और दूसरा है हमारे पास ln KP। तो पहले हम T के सापेक्ष करते हैं, तो del T by del T 1 हो जाएगा, सो माइनस R ln KP बचा हुआ रह जाएगा, माइनस RT। अब हम इस टर्म को ना करके अब किसको करेंगे, हम ln KP को, सो माइनस RT d ln KP डिवाइडेड बाय dt। अब समीकरण 2 जो है इसको हम टेम्परेचर यानी कि ताप के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को। तो अगर फर्स्ट टर्म को हम करेंगे तो T मल्टीप्लाई बाय डेल डेल 0 बाय डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस RT ln KP हो जाएगा, माइनस RT इंटू टी RT स्क्वायर d ln KP बाय dt हो जाएगा। जैसा कि हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर देख ही चुके हैं कि डेल्टा Z0 इज इक्वल टू होता है माइनस RT ln KP, तो यहाँ पर माइनस RT ln KP के स्थान पर हमने रख दिया डेल्टा 0। अब इसको हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के बारे में जैसा कि जानते ही हैं, तो डेल्टा Z0 इज इक्वल टू डेल्टा H0 प्लस T डेल G 0 बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और इन अदर वर्ड्स अगर हम इस टर्म को राइट हैंड साइड के अंदर ले आए तो डेल्टा Z0 माइनस डेल्टा H0 हो जाएगा, उसको अब हमने इस साइड में लिख दिया है और इस टर्म को हम इधर की साइड लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लिख रहे हैं। तो T डेल डेल Z0 बाई dt इज इक्वल टू डेल Z0 माइनस डेल्टा H0। अब इस इक्वेशन जो 6 है और जो 4 हमारे पास थी इक्वेशन, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर वहां जो आया वो डेल्टा Z0 माइनस डेल्टा H0 आया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डेल्टा S0 जो हमने लिखा है वो इस पद के बराबर होना चाहिए। तो यही हमने किया है यहाँ पर कि RT स्क्वायर d ln KP बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा H0 और d ln KP बाई dt इसको हमने इधर ही रखा है और RT स्क्वायर जो है उसको हम यहाँ पर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेकर आ गए। सो डेल्टा S0 डिवाइडेड बाय RT स्क्वायर, सो d ln KP बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा H0 बाय RT स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है इसको हम वांट ऑफ आइसोकोर इक्वेशन कहते हैं, वांट ऑफ सम आयतनीय समीकरण। तो इस प्रकार अगर हम ताप का बहुत ही छोटा सा परास ले लें फॉर स्मॉल चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो डेल्टा H0 जो है उसका मान हम कांस्टेंट मान सकते हैं। डेल्टा H0 इज कंसीडर्ड एट कांस्टेंट कब व्हेन स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज कंसीडर्ड, कि अगर ताप की बहुत थोड़ी सी अगर हम परास ले लेते हैं तो उस स्थिति के अंदर डेल्टा H0 जो है उसको हमने कांस्टेंट मान सकते हैं कि ये स्थिर रहेगा। तो इक्वेशन 8 जो है इट में बी इंटीग्रेटेड। नाउ अगर हम अब इक्वेशन नंबर 8 को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, ये ln KP इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H0 बाय RT प्लस कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर हम लॉगरिथम यहाँ पर अगर सादा ले लेते हैं, मींस लॉग बेस 10 ले लेते हैं, ये ln तो होता है नेचुरल लॉगरिथम यानी लॉग बेस e होता है। अगर लॉग बेस हम 10 ले लेते हैं तो हमें क्या करना होगा, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा और वो जो 2.303 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, या हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों पदों को हम 2.303 से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार जो हमें अब इक्वेशन मिल जाएगी, log ऑफ KP
is equal to minus H0 by 2.303 RT प्लस कांस्टेंट। अब इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर इस इक्वेशन को हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करते हैं तो y तो हो जाएगा log kp के बराबर, और जो x है वो हो जाएगा 1/t के बराबर, और एम एक्स प्लस सी, तो c जो है वो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाती है। सो इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन log of kp एंड 1/t, देन अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप, स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डेल्टा H0 डिवाइडेड बाय 2.303 R के बराबर हो जाएगा, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। और अगर हम, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अब हम अनेक उत्क्रमणीय जैसे अभिक्रिया हैं, और उसके लिए अगर हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी निकाली तो हमने देखा कि वहां पर डेल्टा जो H0 बाय 2.303 स्लोप आ जाता है, और एक स्ट्रेट लाइन हमको प्राप्त हो जाती है। अब हम प्रायोगिक दृष्टि से और भी अगर इजी अगर हम इसको करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम अब समाकलित कर लेते हैं। तो अब जब हम इसको समाकलित करते हैं तो ताप की विभिन्न परास के लिए, जैसे T1 से T2 के बीच में अगर हम करें तो Kp जो है वहां पर P1 से P2 आ जाएगा, और जो ताप की परास हम ले रहे हैं वो T1 से T2 ले रहे हैं। तो इस प्रकार अगर समीकरण इसका हमने जब इंटीग्रेशन किया तो हमें किस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, log of Kp 2 divided by Kp 1 is equal to minus delta H0 divided by 2.303 R, 1 by, अगर हम इसका करेंगे तो 1 by T2 minus 1 by T1 हो जाएगा। और इन अदर वर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड एक तरीके से यही है, और यहाँ पर हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4.576, और इस प्रकार अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो T2 T1, सो T2 माइनस T1 हो जाएगा। यहाँ पर Kp1 और Kp2 जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स है एट टेम्परेचर T1 और T2, मतलब दो अलग अलग ताप के ऊपर जो समयावस्था स्थिरांक है वो T1 पर Kp1 है और T2 पर जो है वो Kp2 है। और इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम जैसे अभिक्रिया ऊष्मा का अगर हम ताप के साथ परिवर्तन अगर देखते हैं तो उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डेल्टा H0 इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस डेल्टा AT प्लस 1/2 डेल्टा B T स्क्वायर प्लस 1/3, इसी प्रकार सो ऑन। तो डेल्टा A, डेल्टा B, डेल्टा C जो है इनको हम बोलते हैं रेस्पेक्टिव, ये ऊष्माधारिता है, हीट कैपेसिटीज है। जो भी अभिक्रिया के अंदर भाग ले रहे हैं उन पदार्थों की ये हीट कैपेसिटीज है, यानी कि ऊष्माधारिता है। और डेल्टा H0 जो है इसके विभिन्न मान के लिए अब हम विभिन्न ऊष्माधारिताएं जो है उनका हम यहाँ पर औसत मान ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमने वांट ऑफ आइसोकोर इक्वेशन का डिटर्मिनेशन किया, फिर हमने उसका एक्सपेरिमेंटली भी हम कैसे निकाल सकते हैं ये भी हमने निर्धारण कैसे कर सकते हैं इसका भी आज हमने अध्ययन किया है।